विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी, ठीक है, और इलास्टिसिटी है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना की हिस्टोलॉजी है। वेजाइनल एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, व्हाट इज प्रेजेंट अलोंग इट, तो हमेशा याद रखो इलास्टिक फाइबर्स एंड लैमिना प्रोपरिया, ठीक है, हाईली इलास्टिक फाइबर्स एंड लैमिना प्रोपरिया जो है वेजाइना की हिस्टोलॉजी आपको ऐसी दिखेगी। व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द जेनिटल ट्यूबरकल, तो ये जो जेनिटल ट्यूबरकल था उसमें फीमेल्स के अंदर क्लाइटोरिस जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ वेजाइना इज बाय, तो ये हमारे पास फ्यूजन ऑफ लोअर फ्यूजन ऑफ म्यूलेरियन डक्ट्स। आप में से कितने बच्चों ने उस दिन एम्ब्रियोलॉजी की क्लास ली थी, जिस दिन मैंने आपको कहा था कि हमने एम्ब्रियोलॉजी करनी है, और मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद है, मैंने आपके साथ लिंक भी शेयर किए थे। तो अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी की क्लास नहीं ली थी, एक्सीलेंट। आप में से बाकियों ने जिसने भी क्लास नहीं ली, मेक श्योर करें कि एम्ब्रियोलॉजी की क्लास लाजमी लें, क्योंकि गायनी में क्या है, पेल्विस एंड पेरिनियम है, ठीक है। तो पेल्विस एंड पेरिनियम की जो हिस्टोलॉजी है, उसकी एनाटमी है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी है, ये आपको अच्छी आनी चाहिए। कल से ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह एकेडमी में पढ़ेंगे एब्डोमेन, लो उसके बाद है पेल्विस एंड पेरिनियम। तो आपने एकेडमिया में वो लेक्चर्स भी लाजमी लेने, ठीक है। सारे गायनी की कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आपको एनाटमी ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम अच्छी आती हो, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग एनाटमी में पेल्विस एंड पेरिनियम का मॉड्यूल करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो गायनी के कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसकी मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, जिसने नहीं देखी। अच्छा, हाउ मैनी डिफरेंट कोडॉन्स आर कैन स्टॉप लेंथनिंग, तो ये हमारे पास है 3, ठीक है। 3 कोडॉन्स जो है वो क्या करते हैं, दीज कैन स्टॉप लेंथनिंग प्रोसेस ऑफ DNA। विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो हमेशा याद रखो डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, सेरेटस एंटीरियर, स्केलिन मसल्स, ये सारे के सारे जो है फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। Definition of desmoplasia is no neoplastic proliferation of fibrous connective tissue, ठीक है। ये जो हमारे पास डेस्मोप्लेजिया है, डेस्मोप्लेजिया में क्या होता है, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। Pleural fluid with inflammatory cells, eosinophils and mesh of threads of amorphous coagulum. Type of inflammation is fibrinous inflammation. कोई मुझे बता सकता है fibrinous type of inflammation किस टिश्यू में, किस ऑर्गन में चल रही होती है? वेसल्स में, ठीक है। जब भी वेस्कुलाइटिस होगा तो वहाँ पे हमारे पास फिब्रिनस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। विच फैक्टर इज़ प्रेजेंट इन सीरम वाइल अदर्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास है फैक्टर 7, ठीक है। फैक्टर 7 इज़ प्रेजेंट इन सीरम, ठीक है, सीरम के अंदर मौजूद है। बाकी सारे के जो फैक्टर्स हैं या तो वो प्रोड्यूस होते हैं या तो वो कंज्यूम होते हैं, क्लियर। एस्पिरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन अ प्रेग्नेंट लेडी इज, तो ये हमारे पास COX-2 इनहिबिटर है, ठीक है, बल्कि ये COX-1 इनहिबिटर भी है। विच वन हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, तो हमेशा याद रखो ये इसको आप लिख लो, टाइटिन, ठीक है। पेशेंट हैविंग डिफ़िकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एरिया डैमेज्ड इज़, तो ये हमारे पास क्या वर्निकीज एरिया है। पेशेंट कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता, यानी कि वो समझ भी नहीं सकता, लिखता भी नहीं है, डिफ़िकल्टी होती है, रीड भी नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास वर्निकीज एरिया है। अब देखें ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ये जो ब्रोकाज एरिया है ये कंट्रोल करता, ये इस पे जब भी हमारे पास लीजन होगी क्या होगा, मोटर एफेजिया, नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी, और ये ब्रोकाज एरिया की जो डैमेज होती है वो एरिया 44 और 45 पे होती है, प्लस इनफीरियर फ्रंटल गायरस पे, ठीक है। जब भी हमारे पास इनफीरियर फ्रंटल गायरस का लीजन होगा, चोट लगेगी तो उसकी वजह से जाके ब्रोका पे लगेगी, और ब्रोका के जो एरियाज़ हैं वो कौन से 44 और 45 हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखो जब भी ब्रोकाज एफेजिया होगा तो इसका ये मतलब है कि मोटर एफेजिया है, और स्पीच कैसी है, बिल्कुल ही नॉन फ्लुएंट स्पीच है, ठीक है।
जबकि अगला हमारे पास है वर्निकीज एरिया। तो वर्निकी एरिया में जब भी हमारे पास लीजन होगी तो एरिया इफेक्ट होगा 22, ठीक है। और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगी, एक तो उसके अंदर सेंसरी एफेजिया है, फ्लुएंट जो है वो बिल्कुल फ्लुएंट स्पीच हो जाएगी, नॉन सेंस फ्लुएंट स्पीच, जब बोलता जा रहा है कुछ समझ आगे वाले को आए या ना आए, ठीक है। In Wernicke's aphasia, patient has difficulty in comprehending spoken words and unable to read alexia and write and understand and write। तो ये हमारे पास एग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। वर्निकीज एरिया हमेशा याद रखो कि पेशेंट को क्या है, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, लिख नहीं सक अनएबल टू रीड है और राइट है, ठीक है। जबकि हमारे पास ब्रोकास एरिया में क्या है, मोटर एफेजिया है, ठीक है। अगला हमारे पास है ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया हम तब कंसीडर करेंगे जब बोथ वर्निकीज और ब्रोकास एफेजिया कंबाइन होंगे। और ये ग्लोबल एफेजिया कब होता है, जब हमारे पास आर्कुएट फेसिकुलस की लीजन होगी तब, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज एनोमिक फेजिया, ठीक है। माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रेवल एंड लीजन इज द एंगुलर गायरस। एनोमिक फेजिया का ये है कि पेशेंट को लफ्ज़ भूल जाते हैं, वर्ड ट्राइवियल जो है उसका फेलियर है, ठीक है। उसको बातें करते करते बीच में हम कहते हैं ना, ओ यार उसको क्या कहते हैं ना, बोल के लग जाते हैं ना सोचने, तो ये वो चीज़ है, एनोमिक एफेजिया में ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कब होता है, जब भी एंगुलर गायरस की लीजन होगी तब, ठीक है। और हम लोग इतने स्पेशल केस हैं, विदाउट एनी लीजन ऑफ एंगुलर गायरस हमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं ना, कि हम भूल जाते हैं। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो याद रखो कि जो क्लोस्ट्राइडियम टैटेनाई है ये क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। Most important characteristic sign and symptom of food poisoning due to Clostridium botulinum toxin is flaccid paralysis of respiratory muscle। हमेशा याद रखो कि जब भी Clostridium botulinum toxin इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो वो क्या कॉज करता है, flaccid paralysis of respiratory muscles, ठीक है। Patient got scared on watching lion in jungle and he got goosebumps। तो गूस पम्प्स का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ इरेक्टर पाइलाई मसल्स, ठीक है। जो हमारे पास इरेक्टर पाइलाई मसल्स हैं इनकी कंस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से गूस पम्प्स फॉर्म होते हैं। अगला है एक्शन ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन ऑन द हार्ट इज, तो हमेशा याद रखो, इंक्रीज्ड एवी कंडक्शन। नॉर एपिनेफ्रीन क्या करता है, एवी कंडक्शन को इंक्रीज करता है। एंड ओल्ड मैन पेशेंट गोज फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, फील्स पेन इन द लेग, व्हाट इज़ द कॉज, तो इट इज़ इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इमोबिलाइजेशन की वजह से पेशेंट को लेग पेन हुआ है। वैसे ये सिनेरियो या ये रिकॉल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, रिकॉल में कोई और भी चीज़ मेंशन हुई होगी आपके लिए। अगला है यूरिनरी एब्नॉर्मेलिटीज़ एसोसिएटेड विद, यूरिनरी एब्नॉर्मेलिटीज सिस्टोसोमियासिस हेमाटोबियम, ठीक है। ये जो हमारे पास एक ब्लैडर का इन्फेस्टेशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को इन्वॉल्व करता है। सिस्टोसोमियासिस किस पैरासाइट की वजह से हो रहा है, यस, ये तो मैंने खुद भी बता दिया था। बच्चों एटलीस्ट मैं अपनी क्लास में ना इन वाले आंसर्स के लिए बहुत शार्प होती हूँ। जो एक दफ़ा मेरे सुपरवाइज़र कुछ बता दे बस वही याद हो जाता है मुझे, और उसी टाइम बताती हूँ इम्प्रेस कराने के लिए कि मैं गौर से सुन रही थी।